बैठो, निकालो ज्योग्राफी पढ़िए, जल्दी याद करो। कुछ याद किया है साहब? क्वेश्चन दिया जाए। चलिए ध्यान दीजिए, पिछला क्लास जो चले थे लेसन कंप्लीट करें। मानचित्र अध्ययन चल रहा था, पूरे फास्ट में रिकैप करते हुए आज हम लोग लेसन खत्म करेंगे, इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 5वां लेसन हम लोग शुरू करेंगे। आपको पिछले क्लास में बताए थे चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र और खाका, याद है सबको? चित्र और मानचित्र में अंतर क्या था? तो हम लोग देखे थे पैमाना के साथ किसी भी चित्र को हम बनाते हैं स्केल के साथ, तो उसी को मानचित्र कहते। बिना किसी पैमाने का है तो उसको चित्र कहते। याद है ना सबको? आदमी का हमने एक ऐसे बनाया और एक दूसरा आदमी ऐसे बनाया, इन दोनों में हम कहें कितना फीट छोटा है, अगर स्केल से नाप दें और बगल में लिखा रहे कि 1 सेंटीमीटर में इतना फीट है, तो ये एक चित्र है कि मानचित्र? मानचित्र का स्टेप है। कुछ नहीं लिखे हैं, केवल ऐसे ही बनाया हुआ है, तो उसको हम लोग चित्र के नाम से जानते। रेखा चित्र संकेतों के द्वारा मानचित्र में प्रदर्शित होते। किसी भी त्रिविमीय आकृति को मानचित्र में रेखा के माध्यम से दिखाना, ये रेखा चित्र है। इसी को हम लोग रेखा चित्र को उच्चावच निरूपण के नाम से जानते हैं। जब कभी भी हम कहें उच्चावच निरूपण, तो आप कहना कि समझ गए, किसी भी त्रिविमीय चित्र को रेखा के माध्यम से हम अगर बना रहे हैं तो इसी को हम लोग उच्चावच निरूपण के नाम से जानते हैं। खाका क्या है? किसी छोटे चीज को बड़े मानचित्र पे बना देना ही क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। तो ये पूरे स्टेप हम लोग देखे थे, तेजी में फिर आगे की ओर बढ़े। इसमें हम लोग देखे थे किसी भी मानचित्र को बनाने में 3 चीज सबसे इसेंशियल। पहला नंबर का नाम है दूरी, दूसरा नंबर पैमाना और तीसरा संकेत। ये 3 ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट। दूरी में हम लोग देखे कि इसमें कौन कितना दूर है, इसके लिए हम लोग पैमाना की सहायता लेते हैं। पैमाना किसको कहते? एक्चुअल दूरी और जो मानचित्र बनाए हैं उसकी दूरी के अनुपात को पैमाना कहते। जैसे हमने आपको बताया था कि मान लो हम यहां लिख रहे हैं कि पटना जंक्शन, और पटना स्टेशन से यहां लिख रहे हैं आपका कोचिंग, और यहां तक हम कह रहे हैं कि यह 8 किलोमीटर है। जब हमने स्केल से मापा तो यह 4 cm है, तो हम समझ गए एक्चुअल दूरी हमारा 8 किलोमीटर है, मानचित्र पर दूरी हमारा 4 cm है, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। 1 cm का मतलब 2 किलोमीटर है। ये हमारा पैमाना है, ये स्केल। यानी अगला किसी भी दूरी को हम बना रहे हैं और लिख रहे हैं कि यह 9 cm है, तो हम लोग अपने से समझ गए हैं कि इस पैमाने के अनुसार से 1 cm 2 किलोमीटर है, तो 9 cm का मतलब 18 किलोमीटर। बोलो, क्लियर है सबका? दूसरा नंबर हम लोग दिशा की बात किए थे, और डायरेक्शन में भी सारे बच्चे को क्लियर है। 4 मेन डायरेक्शन था, इसको हम लोग देखे थे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आपसे कहा जाए कि समतल में पश्चिम, इसमें जो बाईं ओर कौन होता है? तुम्हारे बाईं ओर कौन है? जल्दी बोलिए, बाईं ओर कौन है? कुछ लोग ईस्ट बोल रहा है, कुछ लोग वेस्ट बोल रहा है। अच्छा, कितने को बाईं ओर ईस्ट लग रहा और कितने को वेस्ट लग रहा? वेस्ट लग रहा। आपको यह समझना है कि ये दाईं ओर है कि बाईं ओर है? बाईं ओर है। ऐसे किए तो ये क्या है? दाईं ओर है। ऊपर कौन है? नॉर्थ। नीचे कौन है? साउथ। अब हम लोग देखें, इसी में जब यहां थे तो नॉर्थ ईस्ट, यहां थे तब साउथ वेस्ट, यहां है तब नॉर्थ वेस्ट, यहां है तब साउथ ईस्ट। ये तो डायरेक्शन हम लोग का क्लियर है। इसी में हम लोग देखे थे कि ये डायरेक्शन में
जो मेन चारों था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उसका नाम क्या था? प्रधान दिक् बिंदु। इसके बाद देखे थे यह चुंबकीय कंपास, और चुंबकीय कंपास मेन रूप से किस डायरेक्शन को दिखाता है? नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा को मेन रूप से दर्शाता है। अगला नंबर सिंबल, प्रतीक में आपको याद है किसका किसका क्या प्रतीक था? लास्ट बार हम लोग देखें, ये किसका प्रतीक है? बड़ी लाइन, ए मीटर गेज, यह रेलवे स्टेशन, इसमें आरएस लिखा होगा। अगर सीधा लाइन है तो पक्की सड़क, डॉट 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 कच्ची सड़क। अगर इस तरह के बड़ा बिंदु है अंतरराष्ट्रीय सीमा, छोटा है राज्य की सीमा, ऐसा है जिला की सीमा। ये क्या है? नदी, नदी है, ये तालाब है, नहर है, ये नहर है, ये पोखर है, और ये पुल है। पुल देखने भी आ गया सबको? ये बोलो, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, तीन है तो मस्जिद। इसका नाम बोलो, ये छतरी है। पीओ से पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ है, और पीएस से पुलिस स्टेशन। ये क्या है? गांव, ये कब्रिस्तान, याद है ना कब्रिस्तान, ये पेड़ और ये घास। अब इसी में हम लोग पूरे एक पिछले क्लास देख चुके थे। इस पूरे सुंदरपुर गांव और आसपास के क्षेत्र को हम लोग पूरे पैमाने के साथ इसको समझे थे, और इसी में पिछले क्लास कई क्वेश्चन भी आपका हुआ था, याद है ना सबको? देख लें, तुम खड़ा हो, तुम बताओ देख करके, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और विद्यालय में कौन पक्की सड़क के पास है? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और विद्यालय में कौन पक्के सड़क के पास है? बोलो, विद्यालय। बैठ जाइए। मंदिर पक्की सड़क के पास है, जल्दी बोलो, कच्चे सड़क के पास है। मस्जिद, मस्जिद कहां है? ये मस्जिद है, पक्की सड़क की कच्ची है? कच्ची सड़क है। गिरजाघर, गिरजाघर कहां है रे? हाँ। इसके बाद ये विद्यालय है, बोलो विद्यालय। गिरजाघर भी पक्की सड़क के पास है, लेकिन सटा हुआ जस्ट नहीं है, विद्यालय जस्ट सटा हुआ। तो ये हम लोग देखे, बिल्कुल सही किया। चलो तुम बताओ, एक और पूछ लें, उसके बाद हम आगे चले। पिछले क्लास में आपको हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन। आपको बताना है कि इसमें क्वेश्चन बताओ, रेलवे लाइन के किनारे कौन गांव है? रेलवे लाइन के नजदीक कौन गांव है? कौन से गांव में रेलवे स्टेशन है जहां वो नजदीक से उतर सकता है? डुमरी गांव, सुंदरपुर गांव, बसंतपुर गांव। बसंतपुर गांव, बसंतपुर में तो वो रेलवे स्टेशन नजर आ रहा है। कौन गांव में रेलवे स्टेशन है? रेलवे स्टेशन हमारा डुमरी गांव में। बसंतपुर में ई रेलवे स्टेशन समझ रहा था, वो कच्ची सड़क है। बढ़िया, ये लोग तो किसी को स्टेशन मान लेता है। चलिए, तो ये पिछले दिन हम लोग सारे देख चुके थे। अब आज तेजी में अब क्लास आगे बढ़ेगा, खूब बढ़िया से सुनेगा। लेसन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सभी होगा। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं थीमेटिक मानचित्र, खास चीज पर केंद्रित मानचित्र हो तो उसको थीमेटिक कहते। अगर ईश्वर के द्वारा दिए गए चीज पर मानचित्र है तो प्राकृतिक, और अगर मनुष्य के द्वारा, राज्य के द्वारा बनाया गया चित्र पे है राजनीतिक। देश की सीमा राजनीतिक है, गांव राजनीतिक है, नदी, पहाड़, झील, झरना प्राकृतिक है, उसको भौतिक मानचित्र कहते। और खास चीजों पर केंद्रित, वर्षा, वर्ण, खास चीजों पर केंद्रित हो, सड़क, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थीमेटिक। हम कहें भारत के उद्योग को दिखाने वाला एक मानचित्र है, कैसा मानचित्र? तो ये थीमेटिक मानचित्र कहलाए। तो ये मानचित्र के प्रकार हम लोग देखे। अब इसी में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट, अब 5 मिनट आपका ध्यान यहां लेंगे। यहां आज नया सेक्शन आपके शुरू हो रहा है, पिछला दिन वहां तक हो चुका था। अब आज के क्लास में हम लोग सुनेंगे उचावच निरूपण का मतलब हमने समझाया था। किसको उचावच निरूपण कहते?
रेखा चित्र को, किसी भी मानचित्र को रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो उसका नाम क्या है? ऊंचावच निरूपण। सबसे बड़ी समस्या क्या है? किसी त्रिविमीय चित्र को, त्रिविमीय मतलब एक्स वाई जेड तीनों तल, जैसे हमने बताया कि आप हमको डी मैंने डायमेंशन, कितने डायमेंशन में देख रहे, तो यहां जो भी बच्चे हैं 4 डायमेंशन देख रहे, हमको जो तुम देख रहा हो 4 डायमेंशन में देख रहे। 4 डायमेंशन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एहसास, एकदम लग रहा है हम भी वही है जहां सर। फीलिंग्स जिसको कहते हैं, तुमको अनुभव ऐसा नहीं हो रहा है कि तुम वही है जहां हम हैं? आके देंगे कनवा बैठेंगे तो कहेगा अनुभव हो गया, अनुभव नहीं हो रहा। तो तुमको अगर ये अनुभव हो रहा है कि हम वही हैं तो समझ लोगे कि इसको 4D कहते। ऑनलाइन का जो बच्चा है वो निश्चिंत है कि हाँ आइए सर, कहना है मेरा, वो जान रहा कि नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ डर है कि अरे पहुंच जाएंगे तब। तो ये 4D यही है, फीलिंग जुट गई। तो वो देखा होगा, हमने बताया कि जो ये बोर्ड है, ये बोर्ड हमेशा हमारा क्या है? 2D। समतल पर हम लोग सिर्फ एक्स और वाई को ही दिखा सकते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरा नहीं, इसमें सीधे भी है तो इसी टाइप के ऐसे चले, खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हो तो 2D है, अंदर लाख बम गोली, बॉर्डर सिनेमा, गोली चल रहा है, कुछ है, आगे बैठ के भी तुम मुस्कुरा रहे हो, कोई डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम्हें जेड दिखाई नहीं दे रहा। अब कई सिनेमा हॉल 3D बनाया, एक खास प्रकार का चश्मा दिया और तीसरा डायमेंशन एक्टिव कर दिया, तो 3D का मतलब जेड दिखाई देने लगा। जस्ट यही सीन पहली बार 3D पर देखोगे तो तुम ही को देख के लोग हंसे, क्योंकि तुम्हारे अंदर फीलिंग आ रहा है कि एकदम आ गया, अब एकदम देह पर आ जाए। पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ 3D हॉल का, सबको चश्मा दिया गया और अंदर से भाला फेंकने का सीन था। जैसे ही फेंका, सारा आदमी बेंच के नीचे, फिर सब उठ के ऊपर आया, इसके कारण हुआ, हमको लगा कि एकदम मार दिया है हमें। ये जो फीलिंग देख रहे हो ना, इसको कहते हैं जेड दिखाई दे, और उसको हम लोग कहते हैं 3D सिनेमा हॉल। तो 3D हॉल के बाद धीरे धीरे 4D सिनेमा हॉल खोलने लगे। आज के डेट में जहां 4D सिनेमा, अब ठगने के लिए कई जगह 7D 8D भी लिख देता है, 7D 8D वो सब डराने वाला होगा, एक्चुअल 4D तक अभी चल रहा है। बाकी कहीं 7D लिखा हुआ है तो समझो वो डरावना वाला। 4D का मतलब उसमें फीलिंग भी, फीलिंग का मतलब तुम्हारी अनुभव है। अभी तुम सिनेमा देखते हो तो कभी लगता है कि जहां जिस बगीचे में गाना चल रहा है उसमें हम भी है? तुमको लगता है हम इधर है, ये अलग चल रहा है, तो वो फीलिंग्स नहीं जुट रहा। लेकिन 4D हॉल में जाओगे तो फीलिंग्स भी जुटे। सभी लोग को कुर्सी ऐसा दिया जाएगा कि एकदम ट्रिपल सीटेड कुर्सी होगा, बस 3 आदमी बैठेंगे, कुर्सी ऊंचा रहेगा, पैर उठा के बैठो, पैर उठा के बैठना है, नीचे नहीं बैठना, और सब कुर्सी पर सारे बैठ गए। अंदर अगर आंधी चल रहा है, हिल रहा है, तो तुम्हारी कुर्सी भी हिल रही है, तीनों सब हिलेगा। तुमको लग रहा है एकदम सेम हिल रहा है, उधर भी इधर भी एकदम सब सेम। अंदर में अंधड़ आ रहा है तो इधर से भी पंखा से अंदर, वर्षा तो हल्का फुहारा इधर भी। गुलाब का बगीचा तो तुम्हारा हर सीट के पास गुलाब का स्प्रे वहां से लगा दिया, तुम्हारा नाक खींच रहा है गुलाब, आंख देख रहा है गुलाब, हवा से हिल रहा है तो तुम भी हिल रहा है, तो दिमाग कह रहा है कंफर्म वही बगीचा में आए हुए। दिमाग को थोड़े कुछ पता चलता। तो ये देखो, ये 4D फीलिंग्स। 4D सिनेमा में हम बैठे तो हमको तो बहुत डरावना लगा, बैठ गए और उसके बाद अंदर में सांप का सीन था और देखे कि सांप चढ़ रहा है एक व्यक्ति के पैर पर, वो व्यक्ति को धीरे धीरे पता नहीं चल रहा, बाद में डर रहा, लेकिन थोड़ा ही देर बाद महसूस हुआ कि हमारे पैर में भी सेम सांप चढ़ रहा, क्योंकि नीचे से उसी तरह का सिस्टम लपेट रहा। तो खाली हम ही नहीं, सब अगल बगल डर रहे थे कि पैर धर लिया है लगता। तो इतना फीलिंग्स को जोड़ता। तो ये जो है, ये 4D का मतलब आपने समझ लिया कि क्या फीलिंग्स होता है। तो अब ये 3D 4D तो बात क्लियर है सबका। अब मेन बात सीखो, समझो। अब जिस पहाड़ पर तुम चढ़ते हो और तुम देखते हो कि यहां से 8 फीट के बाद गड्ढा है, फिर उठा, फिर उसके बाद 8 फीट के बाद फिर उसी तरह का सीन है, हम कहें कि ऐसा तुम इसमें बना दो, क्या वैसा सीन बन सकता है कि इससे 8 फीट पीछे कुछ सीन गजब?
इसके पीछे वाला कैसे बनाओ। इस पर चढ़ेंगे तो आंख से देख सकते हैं कि अरे बड़ा तेज ढलान है आप, लेकिन हम कहें कि इसके पीछे तेज ढलान है, वो कैसे बनाएंगे। बड़ा टफ काम है, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ समतल पर 2 आयाम 2 डायमेंशन बना सकते हैं, जबकि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं वो कितने होते हैं, 3 आयाम होते हैं। एक्स वाई जेड तीनों चीज है और हम लोग जेड नहीं बना सकते। इसी समस्या को निकालने के लिए मानचित्र में कई प्रकार की विधि आया। इसी में पहला विधि का नाम है हैस्यूर विधि। हैस्यूर विधि ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैस्यूर विधि का डेवलपमेंट लेहमान ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनते जाओगे, सब सीधा फ्लैट सीधा क्वेश्चन है। लेहमान एक सेना का अधिकारी था और इस सेना का अधिकारी होने के बाद वो पहाड़ों पर ही मेन ड्यूटी किए। तो अपने सेना को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ मानचित्र बनाए कि हम कैसे सेना को समझाएं कि यहां पर तुम्हारा गहरा ढाल है, यहां कम ढाल है, कैसे वो जाने। तो इसने लेहमान ने एक हैस्यूर विधि का निर्माण किया जिसमें महीन खंडित रेखा का प्रयोग किया। इसने डिसीजन लिया कि हम पहाड़ उहाड़ बनाने के फेर में नहीं रहेंगे, इस सब फेर में रहेंगे तो कैसे दिखाएंगे कि पीछे ढलान है, कैसे जाने। तो इसीलिए ये सब का काम खत्म। हम महीन खंडित रेखा बनाएंगे और ये लोगों को समझाएंगे कि अगर रेखा कुछ नजदीक नजदीक है तो समझ लेना कि यहां पर बहुत ढाल है, अगर पतला रेखा है दूर दूर है तो समझ लेना यहां पे कम ढाल। और हम ऐसा ही चित्र बना करके लोगों को समझा देंगे कि अंदर में इससे 20 फीट की दूरी पर ये देखो यहां ढाल ज्यादा है, यहां कम है, फिर 10 फीट पर ऐसा ढलान हो। तो इस ढलान को दिखाने के लिए महीन खंडित रेखा का प्रयोग किसने किया, लेहमान। इस रेखा के माध्यम से त्रिविमीय चित्र को समतल पर बनाना कौन सी विधि कहलाता है, हैस्यूर विधि कहलाता है। बाद में फिर एक दूसरा विधि आया, इस विधि का नाम था पर्वत छायाकरण विधि। इसमें कहा गया कि उत्तर और पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, कोई पहाड़ है और तुम उत्तर पश्चिम से उस पर लाइट दो, तो बताओ उत्तर पश्चिम से लाइट दोगे तो निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई परछाई बनेगा। जो परछाई है उसको गहरा रंग से रंग दो, ज्यादा ढलान, और जहां ढाल कम है, लाइट है, उसको हल्के रंग से रंगो। इससे भी मालूम चल जाएगा कहां ढलान है कहां नहीं। क्वेश्चन रिवर्स पूछेगा, पर्वत छायाकरण विधि में किस दिशा से प्रकाश देने की कल्पना है, उत्तर पश्चिम दिशा से प्रकाश देने की कल्पना है और उसके छाया को रंगते हैं। तल चिन्ह क्या है, ये और इंपॉर्टेंट, इसी में स्थानिक ऊंचाई एक टर्म आता है। आप लोग कई जगह पे तलचिन्ह देखा होगा, किसी भी स्टेशन पे नाम लिख के और नीचे लिख देगा समुद्र तल से ऊंचाई बराबर इतना मीटर। ऐसा देखा है कि नहीं देखा। ये जब भी देखा हुआ मिलेगा तो समझना कि इसने डिनोट किया है मानचित्र को, और वो किसकी सहायता से, तल चिन्ह। तल चिन्ह में समुद्र तल से ऊंचाई के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। पृथ्वी का सबसे निचला तल कौन है, समुद्र तल। समुद्र तल को ही हम लोग 0 मानते हैं। ज्यादा ऊंचा समुद्र कौन होगा, प्रशांत महासागर की हिंद महासागर। तो सब समुद्र एक लेवल में है, बात समझना, कोई समुद्र ऊंचा नीचा नहीं है, सारा समुद्र एक लेवल में। जैसे तुम्हारे घर में 3 टंकी है और तीनों टंकी एक दूसरे से कनेक्ट कर दे, ये कनेक्ट है, तो ज्यादा पानी किसमें भरा होगा, सब में बराबर होगा। अरे इसको फुल करोगे तो भाग करके अपने भी फुल होगा, सब चलेगा। सब महासागर कनेक्टेड है तो सबका तल समान है। और महासागरीय तल को हम लोग क्या मानते हैं, 0। उससे कहा कितनी ऊंचाई है, इस ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं और तल चिन्ह में उसी को डिनोट करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट अगला नंबर है, इसका नाम है अस्तर रंजन। आप लोग कई मानचित्र अस्तर रंजन का देखे होंगे। अस्तर रंजन का मतलब हो गया कि इसमें रंग के माध्यम से हम चित्र को दिखाते हैं। जैसे मैदान है तो बोलो हम कुछ नहीं किए, केवल हरा रंग से रंग दिए, तो मानचित्र को कोई व्यक्ति हरा रंग से देख लिया
तो समझ लिया कि वहां पे फील्ड। पर्वत है तो बोलो, बादामी रंग से रंग दिए तो वो पर्वत है। पठार है तो यही बादामी को ही नालायक भूरा भी कहते हैं। बात समझोगे, ये नहीं कि बादामी पढ़ लिया तो एगो में भूरा रहता है, भूरा करो। पठार रहेगा तो पीला रंग से रंगेंगे तो पठार है, ये सब ध्यान रखेगा। नहीं तो कई बार अस्तर रंजन वाला सेक्शन पूछता है मैदान किस कलर से, तो हरा, पर्वत बादामी या भूरा, पठार पीला, बर्फ उजला, बर्फ को उजला, जल जल नीला। कहीं भी कोई मैपिंग देखो नीला कलर से रंगा हुआ है तो अवश्य वहां जल है। उजला रंग से रंगा हुआ बर्फ है, हरा रंग से मैदान है, भूरा रंग से है पर्वत है, पीला रंग से है पठार। तो ये सब रंग देख के कभी नहीं समझना कि सुंदर लगने के लिए रंग दिया है। कई लड़का हमारे ये भी समझता है कि अच्छा देखने के लिए रंग दिया। ये एक संकेत है मानचित्र का, कि इससे हम लोग समझ जाए कहा क्या है। और रंग को ही, इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते, अस्तर रंजन कहते। लास्ट वन है समुच्च रेखा। सुनोगे ध्यान से, समुच्च रेखा आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है ऊंचावच निरूपण के लिए। इसमें कहता है समुच्च रेखा में, जैसे देखो समुच्च रेखा का मानचित्र, अब मान लेते हैं सपोज ये पर्वत है, इस पर्वत को हम कैसे दिखाएं दो डायमेंशन पे, दो बीमा पे। तो ये देखो एक लाइन खींच दिए और इसी लाइन से समुच्च रेखा हम लोग खींचते हैं। कैसे, मान लो यहां पर्वत की ऊंचाई मीटर में है 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर इसकी ऊंचाई। इसको यही चीज यहां से इधर आएगा तो बोलो यहां भी कितना होगा, 100, यहां बोलो 200, यहां बोलो 400, यहां बोलो 600। अब कहता है कि 100 पर यहां भी कटिंग है, 100 पर यहां भी कटिंग है। इन दोनों से डॉट 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 ऐसे खींच दीजिए। कटिंग बोलो कितना पर, 100 पर। तो इसको एकदम आराम से खींच लीजिए और यही हमारा 100 मीटर का ये हाइट है। देखने में सीधा लग रहा है लेकिन ये समझना है कि 100 मीटर का हाइट। अगर हम यहां चल रहे हैं तो बोलो ये वाला कितना है, 200। इसको हम यहां से ले लिए, इसको हम यहां से ले लिए, तो बोलो अपने से ये जो लाइनिंग लिए, बोलो ये कितना हो गया, 200। बोलो इसको हम यहां से लिए, इसको यहां से लिए, बोलो ये वाला लाइनिंग जो लिए, बोलो ये कितना हो गया, 400। इसी प्रकार से इसको यहां से ले लिए, इसको यहां से ले लिए, बोलो ई लाइनिंग कितना हो गया, 600। अब देखो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसा फिगर कभी भी आएगा तो समझना कि ये समुच्च रेखा के द्वारा इसी चीज को रिप्रेजेंट किया गया। बात समझिए, इस समुच्च रेखा, और समुच्च रेखा में सबसे ज्यादा ऊंचाई बाह्य वृत्त से जानते हैं कि आंतरिक वृत्त से। आंतरिक वृत्त से, ये नहीं समझना कि सबसे बड़का वो कम से कम ढलान हुआ है, और जो अंदर चला गया उस सबसे ज्यादा उसकी ऊंचाई को बता रहा। बोलो पहचानने आ गया सबको ना। तो ये समुच्च रेखा का पार्ट था। अब बारी है इसमें क्वेश्चन का। सबसे पहले एनसीईआरटी की बात चल रहा है, एनसीईआरटी के बाद तब एससीईआरटी से भी चलेंगे। सारे प्रश्न आपसे खुद बनना चाहिए। पहला क्वेश्चन, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक, राजनीतिक। वृक्ष का वितरण दिखाना है, कितने बच्चे को भौतिक मानचित्र लग रहा है, भौतिक, थीमेटिक, अच्छा, और राजनीतिक। अभी बताए थे नालायक कि स्पेसिफिक कोई भी चीज दिखाना होगा तो थीमेटिक हो। यहां वृक्ष को दिखाना है, वन को दिखाना, वन है, उद्योग है, स्पेसिफिक कोई चीज दिखाएंगे तो मानचित्र क्या होगा, थीमेटिक। बिल्कुल सही आंसर है। बोलो नीला रंग का इस्तेमाल किसको दिखाने में करते हैं, देखो नीला रंग जलाशय, इतना हल्का है कि इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, दिक् सूचक, दिक् सूचक का उपयोग किस लिए किया जाता है,
प्रतीक को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। दिक सूचक माने दिशा सूचक है और मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक के लिए। चित्र और मानचित्र में अंतर हम लोग देखे थे। पैमाना किसके लिए जरूरी है? मानचित्र के। बोलिए लाइन एकदम क्लियर हो गया है सबका ना? अब इसी में हम लोग फिर क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दीजिए। चलो देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हो। क्वेश्चन पहला नंबर क्या है, सुने। जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करेंगे छोटे मापक का, बड़े मापक का, दोनों मापक का। तो सही आंसर है दोनों मापक यूज कर सकते हैं। बड़ा कितना है उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग छोटे मापक मतलब 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर यूज कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर, तो दोनों मापक का यूज कर सकते हैं। अगला जल्दी बताओ, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दिखाते हैं उसे क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। पर्वत, पठार सब दिखाएंगे तो उसको थीमेटिक कहेंगे कि भौतिक? भौतिक कहेंगे। मानचित्र में मैदान किससे दिखाते हैं? काला, नीला, हरा। मैदान किस कलर से दिखाएंगे? हरा। मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। दक्षिण किधर है? नीचे। उत्तर हमारा ऊपर हो जाता है। चलो नेक्स्ट। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए संकेत का, दिशा का, मापक का, सभी का। तो अभी जस्ट हम लोग सीखे थे कि मानचित्र निर्माण में संकेत, दिशा और मापक तीनों का ध्यान रखना चाहिए, सीखे थे अभी जस्ट। चलो नेक्स्ट। अब अगला नंबर ए जो देख रहे हो इसमें पूरे क्लियर हो जाएगा कि आपने कितना बढ़िया से इस सेक्शन को सीखा है। चलो जल्दी जल्दी ध्यान दें। क्वेश्चन है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? जल्दी बोलिए। तो हैस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया। बहुत बढ़िया। पर्वत छायाकरण विधि, ध्यान दो। पर्वत छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा पर प्रकाश पड़ने की कल्पना करते हैं? अभी जस्ट पढ़े थे, पर्वत छायाकरण में किधर से लाइट देते हैं? उत्तर पश्चिम। तो बिल्कुल सही आंसर उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन कैसे आएगा जो समझ में आ रहा है सबको ना? नेक्स्ट। छोटे, महीन और खंडित रेखा किसमें दिखाते हैं? बोलो। छोटे, महीन, खंडित रेखा किसमें दिखाते हैं? अच्छा देख ले, अभी खड़ा हो, सुन लो पहले ठीक से। अभी चेक कर लेंगे कि कथा सुन रहा था कि पढ़ाई। अस्तर रंजन में क्या दिखाते हैं? कस के बोलो। रंग दिखाते हैं। रंग दिखाना हमारा अस्तर रंजन है। बहुत सुंदर। पर्वत छायाकरण में किधर से लाइट देते हैं? उत्तर पश्चिम में। तल चिन्ह में क्या होता है? कथा सुन रहे थे साहब, बैठो। तल चिन्ह में क्या है? समुद्र तल से स्थानिक ऊंचाई को लिखते हैं और हैस्यूर विधि में छोटे, महीन, खंडित रेखा का प्रयोग करते हैं। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। स्थानिक ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग को किससे दिखाते हैं? बोलो। नीला रंग क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर नीला रंग जल। चलिए बहुत ही सुंदर। अब यहां से 5वां लेसन शुरू हो रहा है। पहले ही बताओ, चौथा लेसन बिल्कुल कंप्लीट माना जा सकता। अब घर पे एक बार खाली पढ़ोगे तो अब तो तुरंत सब बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उससे ऊपर लेवल पे क्लास हमने कर दिया है। अब 5वां सुन लीजिए, 8 लेसन पढ़ना है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, बस उसके बाद एक क्लास खत्म हो जाएगा। तब अगले क्लास जो 7वां का एनसीईआरटी है वो कंप्लीट इन्वायरमेंट पढ़ना, फिर पूरे पर्यावरण पे चले जाओ। फिर 8वां, 9वां, 10वां फिर आगे जो बढ़ते जाओगे तो फिर वहां से बाकी भूगोल आपको भेंट होंगे। ओरिजिनल लोड पड़ेगा 11वां और 12वां। इधर तो आपका हल्का बेस पड़ेगा, फिर 11वां 12वां जहां ठीक किया तो बस ज्योग्राफी एकदम फिट हो गया कि हाँ एकदम सही हो गया। चलिए तो हम लोग ध्यान दीजिए, अच्छा से आप लोग समझ रहे हो। बस बरकरार 6 क्लास अगर रख लिए
तो ज्योग्राफी बहुत सुंदर बना पाओगे। और कहीं भी चुनना होगा तो ज्योग्राफी में भी कई बच्चे अपने सब्जेक्ट को चुन सकता है कि हम ऑप्शनल में ज्योग्राफी ही ले लेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा जिनका साइंटिफिक ब्रेन, मैथमेटिकल ब्रेन है, जो हल्का सोच पाता है। हिस्ट्री में रटंतु चल जाता है, इसमें थोड़ा समझना थोड़ा ज्यादा, मानचित्र अगर दिमाग में बैठ गया है तो ये सबसे बढ़िया हो जाएगा। चलो देखो इस लेसन में पढ़ना क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल कहते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो मंडल है, वातावरण है, सब चीज घिरा हुआ जिससे पृथ्वी है, वो परिमंडल। और पृथ्वी के परिमंडल में हम लोग देखेंगे जो स्थल है उसको महाद्वीप कहते। पृथ्वी में जो ठोस स्थल है उसका नाम क्या है? महाद्वीप। जो पानी है महासागर, चारों तरफ से जो हवा है वायुमंडल, और उस पर जो जीव जंतु है जीव मंडल। पृथ्वी सभी ग्रह में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, बाकी जगह जीवन तलाशा जा रहा है। अभी तक कोई ग्रह पर ऐसा नहीं मिला है कि जिस पर जीवन है। हम लोग केवल अनुमान लगा रहे और ये अंदाज लगा रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर जो जीवन होगा तो मनुष्य जैसा जो प्राणी होगा उसको एलियन कहेंगे। एलियन का मतलब होता है दूसरे ग्रह की प्राणी। कुछ वैज्ञानिक पक्ष में है कि एलियन का खोज किया जाए, कहां है, पकड़ के लाया जाए, उसको एक्सपेरिमेंट किया जाए कि कैसे हम लोग से ज्यादा रखा है क्षमता, कम रखा है क्षमता, ज्यादा है तो क्या किस गुण से है, हम लोग उसी चीज को करें। कुछ वैज्ञानिक एकदम मना कर रहे कि एलियन खोजने के चक्कर में एकदम नहीं रहो, अपना जिंदगी पृथ्वी पर बढ़िया से जियो। अगर खोजने जाओगे और हो सकता है तुमसे बहुत ज्यादा वो ताकतवर हो तो तुम क्या उसको लाओगे, तुम ही को टांग टांग के ले जाएगा, फिर वो भी रास्ता जान जाएगा कहां से आया और यहां पे आएगा और अचानक उतरेगा। तुम्हारे पास अंतिम क्या है? पुलिस, राइफल। मालूम चलेगा कि उसके गोली का कोई प्रभाव नहीं है, सब बुलेट प्रूफ ड्रेस पहनता है। अब यहां अचानक उतरेगा, 10 20 50 को ले जाएगा, पुलिस फायर कर रही है, कहेगा कि आओ तुम भी चलो, पुलिस को भी ले चलो। ये लोग क्यों गोली चलाता है, ये भी रिसर्च होगा। और फिर हम ही लोग पर कहीं रिसर्च कर दिया तो मालूम चलेगा कि हमारा जीवन खतरा में आ जाए। तो कई लोग इसको मना भी कर रहे हैं। कई लोग को बहुत बड़ी कल्पना है कि एलियन के पास बहुत पावर। कई सिनेमा बना के आदमी एकदम भोन रहे, एलियन खाली छुआ तो उसमें हाई एनर्जी आ गई, इधर उड़ गया उधर उड़ गया, क्यों एलियन छू दिया। ये एक कल्पनाएं हमारी है कि ऐसा हो सकता है दूसरा ग्रह का प्राणी रहे। ये हमारी कई कल्पनाएं हैं, कई सिनेमा आपने इस पर देखा हो। तो ये हमारी कल्पनाओं पर ये आधारित सिस्टम है। अब अभी हम लोग देखें इस लेसन में एकदम छठा क्लास की ही बात करेंगे। इसमें लेवल हाई नहीं करेंगे, कारण महादेश पढ़ना है। अब सब महादेश डिटेल अभी नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, उसके लिए क्लास तय करेंगे। एशिया महादेश कौन कौन देश है फिर डिटेल चले, लेकिन वो छठा लेवल पे नहीं, आगे लेवल पे वर्क करेंगे उसका। अभी केवल हम चाहते हैं कि जो एकदम भोंदू से भोंदू है उल्लू कोई लेसन में पता चल जाए कि महासागर कितने हैं, महादेश कितने हैं, एरिया कितने हैं, गहरा गर्त कौन, क ख ग घ ये लेसन में क्लियर हो जाए। बस अभी इस लेसन में वायुमंडल इतना ही, सबसे ज्यादा कौन गैस है, अक्रिय गैस कौन है, बस ये सब क ख ग घ हो गया तो काम खत्म। तो इस लेसन में इतना ही है। तो पहले अभी हम लोग सुन लिए पृथ्वी के, हम लोग को लेसन है प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के चारों ओर। तो पहला नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? महाद्वीप। बोलो महाद्वीप किसको कहेंगे? स्थल खंड जो है उसको महाद्वीप कहेंगे। जो जल वाले भाग है महासागर, चारों तरफ जो हवा है वायुमंडल, और जो जीवन है जीव मंडल। जीव मंडल दो तरह से है, एक जीव जंतु और एक पेड़ पौधा, दोनों के मिल से बना। बाकी बैक्टीरिया वायरस ये सब छोटा छोटा भी हम लोग कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी में आपका यही दिया गया। अब इस सेक्शन को हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे। एक क ख ग घ है, इतना सबको याद चाहिए। यहां पर एक पर्वत है यूराल पर्वत, एनसीईआरटी मानचित्र देखोगे लिखा भी है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से इधर जो भी नजर आ रहा है वो एशिया महादेश, इस महादेश का नाम एशिया है, यही हमारा भारत। देखिए भारत यही है, ये एशिया महादेश में ही भारत है। ये जो देख रहे हो इसी का नाम क्या है? यूरोप। इसका नाम क्या है? यूरोप।
नीचे जो है अफ्रीका महादेश, ऊपर चलोगे उत्तर अमेरिका, नीचे चलोगे दक्षिण अमेरिका, ये चलेंगे ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा अंटार्कटिका, कुल 7 महादेश। पहले 7 महादेश में हम लोगों को ये समझना है, तुम खड़ा हो, जल्दी बताओ, 2 एक साथ जुड़े हुए महादेश का नाम बताओ। सब देखो, एक साथ 2 जुड़ा हुआ महादेश। कहा चोरी करेगा तुम लोग? ये तो छठा के लड़का से पूछेगा तो बता देगा। एशिया, यूरोप, वो तो 3 को एक साथ जुड़ा हुआ है, हम 2 जुड़ा हुआ बोल रहा है। वो तो देखा कि इधर हो ही गया तो इधर मार दिया। सब तो भारी तेज है ये सब। बैठो। 2 एक साथ जुड़ा हुआ उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। 3 एक साथ जुड़ा हुआ एशिया, यूरोप, अफ्रीका। अकेले ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब देखो ये तीनों ज्वाइंट है। अगर किसी कारण से बहुत बड़ा उल्का पिंड अफ्रीका में गिर जाए तो ऐसा संभव है कि तीनों जगह हिलडोल हो, लेकिन ये दोनों ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा, ये भी ठीक रहेगा। बहुत बड़ा कोई पिंड इस पर गिर गया तो ये दोनों गवाएगा, ये तीनों ठीक रहेगा। देखिए सब एक साथ ज्वाइंट है। हम लोग धीरे धीरे लेसन जब पढ़ेंगे तब हम लोग को बड़ा गहरा आश्चर्य हो। सब पहले एक साथ सटा हुआ था। कैसे? एकदम अगर ध्यान से देखें तो जैसे जैसे इसमें डिजाइन है वैसे वैसे इसमें डिजाइन, जितना उठा हुआ ये है उतना ही धंसा हुआ ये। काट के ब्लेड से अगर साटेंगे तो एकदम एक साथ फिट हो जाएगा, जैसे लड़का लोग जिक्सा फिट करते रहता है। कई छोटा लड़का को देखा होगा, साटने वाला रहता है कि यहां से ही फिट करो, यहां से ही फिट करो। तो इसमें भी हम लोग काट काट के फिट करेंगे तो सब फिट हो जाएगा। अब अभी देखते हैं, खड़ा हो, देखो जरा ध्यान से, तुमको देखना है, ये ध्यान दो। ई वाला कहां पर फिट करेगा? काट के इसको हमको फिट करना है, किसमें कहां फिट करे? जहां फिट होगा वहीं से वो गया है। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कहां से? यहां से, नीचे से। तो ये सब तो एक और डिजाइन में आ रहा है। ये दोनों तो इसमें सट जा रहा है रे। तुम लोग को पता चल रहा है? नालायक, जितना ये है उतना ही श्रीलंका सहित यहां है। पहले ये ऑस्ट्रेलिया एकदम यहीं था, जिक्सा फाइट में यहां है, बाद में ही भाग गया है। बैठ जाइए, सब फिटिंग समझेंगे, पहले सब एक जगह और सब एक का दूसरे से फिटिंग देखेंगे। इसको देखो तो फिट करना है, कहां फिट करो? हाँ, ठीक वहीं पर फिट होगा। ये देखो ठीक यहीं पर सेट हो जाए। ये मोजाम्बिक जो देख रहे हो ठीक वहीं का सेट हो, तो सब का फिटिंग हम लोग समझेंगे। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि पहले महादेश और महासागर लास्ट बार समझो। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तुम कराओ। सबसे छोटा महादेश है, देखो अंटार्कटिका। ये तुमको ये सबसे छोटा नजर आ रहा है, इससे छोटा है रे। ये लोग गजब नाला के ऐसा दिमाग लगाता है। सबसे छोटा है तो कहता है अंटार्कटिका। सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तुम कहो। सबसे बड़ा महादेश है एशिया। बैठ जाइए। ये तो अब सीधा हो गया। अब कहेंगे 7 को सजाओ। देख लो जरा होश में। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? सजाना। तो पहले सुनिए, लड़के लोग का लक्षण इतना खराब है ना, रटते रहेगा, लिख लेगा 1 लाइन और घरे बैठ के सबसे बड़ा एशिया महादेश, सबसे बड़ा एशिया महादेश। नालायक, सबसे बड़ा एशिया महादेश कर रहा। अब दूसरा कहेगा तब क्या करेगा? तो पूरा मैपिंग पे ठीक करना है और एरिया बढ़िया से देखेगा। दूसरा अभी सुन ले, पहले हम सब चीज करेंगे। 5 महासागर है। ये जो देख रहे हो पृथ्वी गोल है, इस हिस्से का और इस हिस्से का दोनों पानी एक साथ है और इसीलिए इधर भी प्रशांत है, इधर भी प्रशांत। दोनों हमारा प्रशांत महासागर। देख ले, तुम खड़ा हो। हाँ, ये पूर्वी प्रशांत के किनारे है कि पश्चिमी प्रशांत में? प्रशांत में
उधर प्रशांत है, इधर प्रशांत। ये पूर्वी प्रशांत है कि पश्चिमी? पश्चिमी प्रशांत है, पश्चिमी। हाँ, ई प्रशांत महासागर के किनारे है, पूरब की पश्चिम। बैठ जाइए। नक्शा से बोलो, इधर क्या है? पूरब, इधर। लेकिन ये गोल ना है रे, जब इसको गोल करके पीछे खड़ा होगे तो यही पूरब और पश्चिम भागेगा, रिवर्स भागेगा। इसलिए बैठक होगा, पूर्वी प्रशांत महासागरीय देश का बैठक है। तिमत समाना इधर वाला है, उधर वाला जाएगा। बैठक में सब अलग अलग भागेगा, उसको हम लोग चलेंगे। तो अभी पहले ये देखो, इधर प्रशांत, इधर प्रशांत। ये जो देख रहे हो इसका नाम हिंद महासागर। ये नाम कौन है? हिंद महासागर। ये जो देख रहे हो अटलांटिक महासागर, ये पूरा ये हमारा अटलांटिक महासागर है। ये जो देख रहे हो ऊपर आर्कटिक महासागर है। ये किस कलर से है? व्हाइट, बर्फ है। तो इसको 2 in 1 रखे हैं, महादेश भी है, महासागर भी है। तो अंटार्कटिका को दोनों में रखे। पांचों महासागर बोलो। इधर का नाम प्रशांत महासागर, इधर का नाम हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर। पहले सब लोग ये बताओ, 7 महादेश, 5 महासागर, एकदम क्लियर है सबका? देख लें, खड़ा हो। प्रशांत महासागर का आकार है, प्रशांत महासागर का आकार है चॉइस से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर ए के समान, अंग्रेजी के बड़े अक्षर एस के समान। यस, बैठ जाओ। बोलो, प्रशांत का आकार है अंग्रेजी के ए के समान कि एस के समान? एस के समान। नालायक, ए और एस नहीं है, डेल्टा के त्रिभुज के समान है। पृथ्वी जब गोल करोगे तो प्रशांत महासागर में कोई एस नहीं बनेगा, वो त्रिभुज के आकार का है। लड़के क्या है, सेट बना बना के रट जाता है एस के समान। क्यों? उसको सेट में ई वाला मिलता है। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस के समान, मार के रट गया एस के समान। और परीक्षा में कहा इधर आओ, प्रशांत महासागर है, लड़ गया रे एस के समान, मार दिया। पढ़ा था अटलांटिक, मार दिया प्रशांत। यहां धंस गया तो गोल कैसे करोगे? हाँ, इधर बड़े आकार के संदर्भ में चलेगा, तो बहुत बड़ा आकार है ना, तो इसीलिए। लेकिन आकार में अगर डेल्टा त्रिभुज देगा तो इसी को मारना है आंसर। तो बताओ, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है? किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर है? अटलांटिक महासागर का नाम। अगर जो हिंदुस्तान के नाम पर है, किसी देश के नाम पर है, तुम कहो। सिर्फ उसके लिए सोच के बताना, कौन सा महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं? आधा है, आधा खोपड़ी, माने आधा है, पूरा पूरा नहीं है। नहीं पता? देखो, पाता किसको है? पाता मत बोल, देख यहां आधा कौन है? गेस करो। नहीं गेस होता तो मारो जय रंगोली बोल के, हो सकता है लड़ जाए। 5-6 को ना कोई होगा, बोलो। नहीं, बैठ जाओ। आधा कौन है? हिंद महासागर। ये नजर नहीं आ रहा है कि इतने में बेचारा ही खत्म हो गया, तो ये कितना आधा आधा है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं, आधा आधा। चलो तुम बताओ, विज्ञान के लिए समर्पित महासागर कौन है? विज्ञान के लिए समर्पित, अरे जहां रिसर्च खाली चलेगा तो कौन होगा? अंटार्कटिका। बैठ जाओ। किस महासागर, किस महादेश में कभी आदमी की गिनती नहीं की जाती, जनगणना नहीं होती? अंटार्कटिका। बैठ जाओ। यहां आदमी की गिनती नहीं होती, यहां जनसंख्या नहीं, जनगणना नहीं चलता है, क्योंकि यहां व्यक्ति मूल निवासी है, नहीं तो कहीं के रिसर्च सेंटर जाते हैं, यहां रहने नहीं जाते। चलो तुम बताओ, इंडिया का पहले यहां एक रिसर्च सेंटर था, उसका नाम क्या था? बंद हो गया, नहीं पता? कोई बच्चे बताओ। हाँ, नाम था दक्षिण गंगोत्री।
अब तुमको दक्षिण गंगोत्री कहेगा, जान के क्वेश्चन देगा, दक्षिण गंगोत्री स्थित है। अब लड़का सोचता है उत्तराखंड, यहां भाग जाता है अंटार्कटिका, तो रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में है। तो सुनिए अब इस पूरे सेक्शन में हम लोग को स्थल खंड का बेसिक, उसके बाद स्थल खंड के बाद महासागर, महासागर के बाद वायुमंडल, वायुमंडल के बाद जैवमंडल, ये पूरा बेसिक लेना है। तो कल पूरे खत्म हो जाएंगे, तो कल ये पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। कल हो सकता है 14 तारीख कल है ना, कल करंट अफेयर बच्चे लोग का 15 को एग्जाम है कुछ का, तो उसमें अगर कल रहेगा तो हो सकता है हमें भी रूटीन देख लेना। तो अगर करंट के लिए चूंकि 2-3 घंटा हमें भी स्टेप चाहिए, उसमें याद कैसे करेगा देख ले। तो अगर रहेगा कल, अगर हमारा करंट का क्लास, तो इधर कल भर नहीं आएंगे, फिर उसके बाद आराम से आपका चलते रहेगा। और इसमें अगर इधर आए तो करंट फिर नहीं चलेगा, तो कल देख लोगे यूट्यूब पर ही करंट का सेक्शन हो जाएगा। और इसमें सुन लीजिए, करंट अफेयर आप लोग भी देखते जाओगे, चूंकि आप लोग के लिए भी लगभग पार्ट है, फिर उससे फिर बढ़ते क्रम में आपको चलना है। चलिए अभी हम लोग फिर हिस्ट्री का क्लास देखेंगे, 2 मिनट गैप ले लीजिए। वही 15 के लिए ही करंट अफेयर का सोच रहे हैं कि एक दिन क्लास रोक के बाकी सभी बच्चे का करंट अफेयर करवा दें।